चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम कल ये निपटा दिए थे कमोडिटी मनी, वस्तु मुद्रा। यहां पे वस्तुएं बतौर मुद्रा आपके प्रयोग में आती हैं, ठीक है। और बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली, इसका सबसे बेहतर क्या है, एग्जाम्पल है। अगला हमने देखा था मेटालिक मनी, धात्विक मुद्रा। यहां पे मेटल बतौर मनी क्या होते हैं, आपकी यूज होते हैं। यानी हम अपनी मुद्रा को मेटल पे क्या करते हैं, अंकित कर देते हैं, उस पे प्रिंट करते हैं, ठीक है। एक जैसे कागजी मुद्रा होती है पेपर मनी, पेपर मनी जो कागजी मुद्रा होता है, पेपर पे हम अपनी मुद्रा को प्रिंट करते हैं। मेटल वाले में क्या होता है, मेटल पे अपनी मुद्रा को क्या किया जाता है, आपका प्रिंट किया जाता है, जिसको आप थोड़ा सा और स्टैंडर्ड लैंग्वेज ढलाई बोलते हो, मिंटिंग क्या करते हो बोलते हो, क्योंकि सिक्के ढाले जाते हैं और मुद्रा क्या होती है आपकी कागज की, वो प्रिंट की जाती है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, ठीक। तो इस तरीके से हमने ये तीन कल समझ लिया था आपका। अब कुछ मैंने हिस्टोरिकल व्यू भी आपको दे दिया था मुद्रा का, कि कब कौन सी मुद्रा किस तरह से आपकी आई थी। अब हम आते हैं बैंक मनी, ठीक है, बैंक मुद्रा। तो नए पेज पे इसको समझते हैं। और पीडीएफ जो है आपका, अब मैंने ये कर दिया है कि जो मैं यहां लिखूंगा वही चीज आपको बतौर वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी। तो जो आप सुन रहे हो वो थोड़ा नोट डाउन कर लो, और जो छूट जाएगा वो लिखा हुआ बोर्ड पे आपको मिल जाएगा, तो इससे आप अपना नोट्स बना सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं बैंक मनी पे, बैंक मुद्रा। बैंक मनी, बैंक मुद्रा, ठीक है। डिपॉजिट, डिपॉजिट which is checkable is called bank money, is called bank money। वो जमा जिस पर चेक जारी किया जा सकता है, जारी किया जा सकता है, बैंक मनी, बैंक मुद्रा कहलाता है। मतलब वो डिपॉजिट जो चेकेबल हो, मतलब क्या हो आपका, जिसपे चेक आपका जारी किया जा सके, जिसपे चेक आपका जारी किया जा सके, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी जमा को हम बैंक मनी, बैंक मुद्रा क्या कहते हैं, बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल, डिमांड डिपॉजिट, मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट, मांग जमा आपका, ठीक है। जो मांग जमा आपका होता है, ये क्या होता है आपका, बैंक मनी कहलाता है। अब मांग जमा के दो अकाउंट होते हैं, डीडी जिसको आप डिमांड डिपॉजिट बोलते हो, इन शॉर्ट इसको डीडी बोलते हो। डिमांड डिपॉजिट के दो आपके अकाउंट होते हैं, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, चालू खाता और बचत खाता। और दोनों पे आपका क्या किया जा सकता है कि चेक आपका राइट किया जा सकता है। अगर जो दोनों अकाउंट में पैसा है तो उस अकाउंट में जो भी मनी है उसके अगेंस्ट आप चेक लिख करके किसी को दे सकते हो। जैसे आपको किसी को 10,000 का भुगतान करना है, दीक्षांत आईएएस में ही आप पढ़ रहे हो, मान लो आपकी फीस 50,000 रुपए है, तो दीक्षांत आईएएस को आपको भुगतान करना है, पेमेंट करना है। तो आपके अकाउंट में आपका पैसा पड़ा हुआ है 60-70,000 रुपए, आपने 50,000 रुपए का चेक काट के दीक्षांत आईएएस के नाम से आपने चेक दे दिया। ये अपने अकाउंट में ले जाके डालेंगे उस चेक को, और फिर आपके अकाउंट से पैसा कट के इनके अकाउंट में क्या होगा, आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो वो डिपॉजिट जिसपे चेक आपका जारी किया जा सके, उसी को हम क्या कहते हैं, बैंक मनी कहते हैं, बैंक मुद्रा कहते हैं। अब यहीं पे जो टाइम डिपॉजिट है आपका, जिसको सावधि जमा आप कहते हो, सावधि जमा, टाइम डिपॉजिट जो है आपका, टाइम डिपॉजिट बैंक मनी नहीं है, इट इज नॉट अ बैंक मनी, ठीक है, इट इज नॉट अ बैंक मनी। ये बैंक मुद्रा आपकी नहीं है, इसको इकोनॉमिक्स में बैंक मनी हम नहीं मानते हैं। लेकिन अगर जो आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो आरबीआई स्टैटिस्टिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखती है, एक सांख्यिकी विद के दृष्टिकोण से देखती है टाइम डिपॉजिट को। तो जो टाइम डिपॉजिट है, आरबीआई इसको मनी क्या करती है, आपकी मान लेती है, मुद्रा आपकी मान लेती है टाइम डिपॉजिट को। बट जो अर्थशास्त्री है इन द इकोनॉमिक्स, आपका टाइम डिपॉजिट को मनी नहीं माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि टाइम डिपॉजिट पे कभी चेक आपका जारी नहीं किया जा सकता, उस पर आप चेक जारी नहीं कर सकते हो, ठीक है।
बीपीएससी मेंस हो चाहे बीपीएससी का प्रीलिम्स हो, अगर यूपीएससी का प्रीलिम्स आपने पढ़ लिया है तो उतना आपका हो जाएगा, ठीक है। उसमें बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है सुजीत यादव, ठीक है। बस उस लेवल की आप प्रिपरेशन कर लो। अब बाकी जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं कि यूपीएससी का सिलेबस ये है और एनसीईआरटी उसमें से इतना क्या करता है, आपका कवर करता है। ये 40% एनसीईआरटी क्या करेगा, आपका कवर करेगा। इसलिए मैं हमेशा ऐसा फिगर बनाता हूं क्योंकि एनसीईआरटी कोर है आपका, ठीक है। अब इस फिगर को मैं ऐसे भी बना सकता था, यूपीएससी का सिलेबस ये हो गया और एनसीईआरटी ये हो गया और बाकी जो एडवांस हो गया ये हो गया आपका, ऐसे करके भी बना सकते हो आप, लेकिन वो अलग हो जाएगा उसका मतलब। यहां पे जो मैंने बनाया इसका मतलब कोर हुआ, ठीक है। तो पढ़िए आप इसको, आपके बहुत काम की चीज है। अभी देखना यहीं पे आज ही मैं एक क्वेश्चन आपकी यूपीएससी का प्रीलिम्स का सॉल्व कराऊंगा, इसी एनसीईआरटी के बेसिस पे आपका क्वेश्चन बना हुआ है जो यूपीएससी में पूछा गया। जस्ट अभी 10-15 मिनट बाद वो क्वेश्चन आपका आ जाएगा। हाँ, तो जिस पे चेक आपका जारी किया जा सके, तो इस हिसाब से टाइम डिपॉजिट पे चेक आपका नहीं जारी किया जा सकता, चेक आप इश्यू नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए टाइम डिपॉजिट क्या होगा आपका, मनी काउंट नहीं होगा। भाई मनी की परिभाषा मैंने आपको क्या बताई थी कल, मैंने ये बोला था कि मनी के 4 फंक्शन होते हैं, ठीक है। 4 फंक्शन मनी के होते हैं। पहला मैंने बोला था कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, याद होगा आपको, मीडियम ऑफ एक्सचेंज आपका विनिमय का साधन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज विनिमय का साधन, ठीक है। तो अब जो टाइम डिपॉजिट है, बाकी 3 और मैंने बोला था फंक्शन, या उसको कैरेक्टरिस्टिक के नाम से मैं बार बार बोल रहा था, तो कोई बात नहीं, कैरेक्टरिस्टिक बोलो या फंक्शन बोलो, क्योंकि यहां पे इसका जो चरित्र डिफाइन हो रहा है, इसकी क्वालिटी, इसके गुण जो डिफाइन हो रहे हैं वो इसके कार्य से हो रहे हैं, ठीक है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आप टाइम डिपॉजिट पे चेक जारी ही नहीं कर सकते हो तो किसी को भुगतान कर सकते हो, वो भुगतान का साधन है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। तो आप टाइम डिपॉजिट पे जब चेक आप जारी नहीं कर सकते तो फिर टाइम डिपॉजिट मनी हो ही नहीं सकता। वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनेगा, किसी को भुगतान कर पाओगे, नहीं बन पाएगा, तो कैसे आपका मनी होगा, मुद्रा होगा आपका। लेकिन वहीं पे डिमांड डिपॉजिट है, इस पे चेक आप काट के किसी को दे सकते हो, आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, चेक काट के दे दिया, यानी जो डिपॉजिट है वो भुगतान के काम में आ गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, विनिमय का वो साधन बन गया। इसीलिए तो वो क्या होता है, आपका मुद्रा आपका बन जाता है, ठीक है। मुद्रा क्या होगा, आपका बन जाएगा। जैसे अगर जो मैं मनी के अदर फंक्शन को भी आपको बताऊं, तो पहला विनिमय का साधन मैंने बताया था, दूसरा मैंने क्या बताया था, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट बताया था, ठीक है, आस्थगित भुगतान का मानक। तीसरा मैंने आपको क्या बोला था कि वो क्या हो, आपका मेजर ऑफ वैल्यू हो, ठीक है, मतलब मापक की इकाई बन जाए। चौथा मैंने जो बोला था स्टोर ऑफ वैल्यू, ये चौथा फंक्शन मनी का था आपका, कि वो संचय का क्या हो जाए, आपका साधन बन जाए, मतलब उसमें आप चीजों को संचित कर सकते हो। तो टाइम डिपॉजिट नीचे के तीनों कार्य को कर देता है, लेकिन मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाला काम टाइम डिपॉजिट नहीं कर पाता है, समय जमा, इसलिए कभी ये मुद्रा बन ही नहीं पाया आपका। लेकिन जो डिमांड डिपॉजिट है, नीचे के तीनों काम तो करता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी बन सकता है, चेक काट के किसी को दे दिया तो भुगतान हो जाएगा। इसलिए डिमांड डिपॉजिट को क्या मानते हो आप, मनी मानते हो, मुद्रा मानते हो। अच्छा, डिमांड डिपॉजिट करेंट अकाउंट यानी सेविंग अकाउंट यही होता है, तो पहले भी आपको मैं बता चुका हूं। तो जो चालू खाता और बचत खाता होता है आपका, उसमें जो पैसा पड़ा हुआ है उसको चेक के द्वारा तो आप जारी कर ही सकते हो। आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में और भी तमाम उसके इंस्ट्रूमेंट हो गए हैं जहां से आप भुगतान कर सकते हो। जैसे आपका डेबिट कार्ड हो गया, इसको यूज करने का तरीका, एक तो डिमांड डिपॉजिट को यूज करने का तरीका क्या होता है, आपका चेक होता है, ठीक है, चेक आपका होता है, चेक होता है आपका। दूसरा, अभी मॉडर्न टाइम में, आधुनिक समय में आप देखो तो इस पे एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड क्या हो जा रहा है, आपका जारी हो जा रहा है, ठीक है, डेबिट कार्ड, जिसको आप एटीएम कार्ड अपनी भाषा में क्या कहते हो, बोलते हो, इस पे जारी हो जा रहा है। मांग जमा में पैसा हो तो एटीएम कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड से स्वाइप कर दीजिए, ठीक है, या बैंक से पैसे निकाल के किसी को दे दीजिए। यानी मांग जमा को यूज करने का एक साधन है कौन, आपका पहला चेक हो गया साधन, ठीक है, और डेबिट कार्ड दूसरा क्या हो गया, साधन हो गया। अगर जो ये साधन ना हो तो मांग जमा को हम यूज कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, फिर मांग जमा मुद्रा बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। मांग जमा मुद्रा का काम तभी करेगा जब उसको यूज करने के हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हो। तो पुरानी व्यवस्था में हमारे पास चेक हुआ करता था, तभी ये परिभाषा आपकी बनी। लेकिन अब आधुनिक समय में डेबिट कार्ड भी हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं उसको प्रयोग में लाने के लिए। तो ये भी हो गया आपका। अभी देखो वॉलेट आ गए हैं आपके, ठीक है, वॉलेट आज के टाइम में क्या कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो। जैसे पेटीएम का वॉलेट है, आपका फोन पे का वॉलेट है, ठीक, पेटीएम का वॉलेट है, फोन पे का वॉलेट है, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके इंस्ट्रूमेंट है। इनको प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ठीक है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इनको क्या कहता है, बोला जाता है।
पेटीएम वॉलेट में पहले प्रीपेड करते हो, पैसे को अपलोड करते हो और फिर वहां से क्या करते हो, पेमेंट करते हो। तो पैसा कहां से अपलोड करते हो, अपने बचत खाता ही से। तो उसमें पैसा क्या करते हो, डालते हो, पैसा वहां पे अपलोड किया, फिर आप उसको क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। तो ये जो साधन है आपके, जो इंस्ट्रूमेंट है, मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ये जो तीन के तीनों इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहे हैं, ये डिमांड डिपॉजिट को प्रयोग करने में आपकी मदद कर रहे हैं, ठीक है। और जब ये मदद कर रहे हैं तो डिमांड डिपॉजिट क्या बन जा रहा है, आपका मनी बन जा रहा है, वो विनिमय का साधन बन जा रहा है, उससे आप भुगतान कर पा रहे हो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या कर रहे हो आप वहां पे उसको बतौर यूज कर रहे हो। इसीलिए कुछ कुछ किताबों में देखना कि डेबिट कार्ड हो गया, एटीएम कार्ड हो गया या क्रेडिट कार्ड हो गया, इनको लोग क्या बोलते हैं कि ये प्लास्टिक मनी हो गया। एक्चुअली बेसिक अगर जो देखो तो ये कोई मनी नहीं होती है, ये मनी मांग जमा को बनाती है, ये एक साधन होता है आपका। लेकिन कुछ किताबों में उसको प्लास्टिक मनी भी बोल देते हैं। और स्टेट पीसीएस के कुछ एग्जाम में ये पूछा गया है कि निम्न में से प्लास्टिक मनी कौन है, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब किस में आते हैं, प्लास्टिक मनी में आते हैं। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली ये क्या होते हैं, बैंक मनी के साधन होते हैं। ये बैंक मनी को क्या करते हैं आपके, यानी जो डिमांड डिपॉजिट होता है उसको मनी बनाने में ये क्या करते हैं, आपके सहयोग करते हैं। लेकिन कुछ बुक्स में इनको प्लास्टिक मनी भी हम क्या कहते हैं, बोलते हैं। तो आप कहीं वहीं कॉर्नर में स्टार करके लिख सकते हो यहां पे, ठीक है, कि समवेयर समवेयर कहीं कहीं पे कहीं कहीं पे कहीं कहीं पर डेबिट कार्ड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी भी कहते हैं, प्लास्टिक मुद्रा भी कहते हैं, मुद्रा भी कहते हैं। और बेसिकली ये होते क्या है, तो ये मांग जमा को क्या बनाते हैं आपके, एक्चुअली बैंक मनी ये क्या करते हैं, बनाते हैं डिमांड डिपॉजिट को। अच्छा, क्रेडिट कार्ड कहोगे कि सर सेविंग अकाउंट से मेरा क्रेडिट कार्ड कैसे होगा, तो क्रेडिट कार्ड नहीं, जो बैंक आपको जब क्रेडिट कार्ड देते हैं ना, तो एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, और वो जो अकाउंट होता है आपका, वो भी एक तरह का डिमांड डिपॉजिट का, मांग जमा का अकाउंट होता है, वो एक तरह से सेविंग अकाउंट होता है। और उसी के अगेंस्ट वो क्रेडिट कार्ड आपको दे देते हैं, ठीक है। और उसी सेविंग अकाउंट में जितना आपको लोन वो दिए रहते हैं, वो पूरा पैसा उठा के, जैसे आपके क्रेडिट कार्ड का 40,000 लिमिट है या 50,000 लिमिट है आपका, तो 50,000 रुपए उसी लोन अकाउंट में वो डाल देते हैं। और फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू उन पैसे को निकाल के आप यूज करते हो, या कहीं पे स्वाइप करते हो, ठीक है, या कहीं भुगतान कर देते हो। तो जब आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है या कोई भी लोन जब आपका दिया जाता है ना, तो एक सेविंग अकाउंट आपके नाम से खोली जाती है। बस वहां पे जो बैलेंस होता है वो माइनस में होता है, ठीक है, वहां पे आपका पैसा होगा, और जब यूज करते चले जाओगे तो माइनस होता चला जाएगा। वहीं पे जो नॉर्मल आपका बचत खाता होता है, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट होता है, जो आप ओपन करवाते हो अपने बचत के लिए, उसमें क्या होता है, जीरो होता है। जब पैसे डालते हो तो उसमें प्लस में जाता है, और फिर वही पैसे क्या करते हो, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू क्या करते हो, आप यूज करते हो। तो क्रेडिट कार्ड के पीछे जो अकाउंट होता है, वो भी एक तरह का डिमांड डिपॉजिट का ही क्या होता है, अकाउंट होता है। उसका जो नेचर होता है वो मांग जमा का क्या होता है, अकाउंट होता है। जब चाहे तब पैसे वहां से निकाल के आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो बैंक मनी समझ में आया आपका, बैंक मुद्रा, बताइए। तो कोई पूछे कि टाइम डिपॉजिट मनी है, तो आप बोलोगे नहीं, ऑप्शन में बोलोगे नहीं। लेकिन अगर जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तब तो आरबीआई उसको क्या मानती है, मनी मानती है टाइम डिपॉजिट को, तब वहां पे बतौर एक्सेप्ट कर लेना। लेकिन अगर जो इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का रेफरेंस ना दिया जाए, वहां पे सिंपल पूछ दिया जाए इनमें से कौन सी मुद्रा है आपका, तब टाइम डिपॉजिट आपका मुद्रा नहीं होगा, ठीक है। केवल मांग जमा, जमा में केवल डिमांड डिपॉजिट ही क्या होगा, आपका मुद्रा होगा। प्लास्टिक मुद्रा में सिर्फ डेबिट कार्ड आएगा, नहीं, मैंने क्रेडिट कार्ड भी तो लिख दिया यहां पे, देखिए ध्यान से देखिए, ये क्रेडिट कार्ड भी मैंने लिखा हुआ है, ये यहां पर क्रेडिट कार्ड भी लिखा हुआ है। क्रेडिट कार्ड भी प्लास्टिक मनी में आता है। क्रेडिट कार्ड जो आपको जारी किया जाता है, उसके पीछे एक अकाउंट ओपन किया जाता है, वो लोन अकाउंट होता है। एटीएम कार्ड बोलो या डेबिट कार्ड बोलो, बात तो एक ही होगी ना। ये रहा एटीएम कार्ड, या इसी को डेबिट कार्ड भी बोलते हो। तो ये हमने बैंक मनी क्या किया, आपका देखा। अब हम आते हैं आगे, डिजिटल मनी, डिजिटल मुद्रा पे क्या करते हैं, आपका आते हैं। चलिए आगे के पेज पे बढ़ते हैं। डिजिटल मनी
डिजिटल मुद्रा। मनी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म is called digital or virtual money। मुद्रा इलेक्ट्रॉनिक रूप में डिजिटल या आभासी मुद्रा कहलाती है। ठीक, मनी अगर जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ जाए आपका, अगर जो मुद्रा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपकी आ जाए तो उसी मुद्रा को हम क्या बोलते हैं, आपका डिजिटल या आभासी मुद्रा क्या कहता है, बोला जाता है। ठीक है, जैसे आप ही हो, आपको अगर जो आभासी बनाया जाए, वर्चुअल अगर जो बनाया जाए, तो आपको क्या किया जाए, लाइट की स्पीड से अगर जो आपको मतलब रोटेट करा दिया जाए, तो फिर आप जो फिजिकल फॉर्म में हो, जो आपको हम टच कर सकते हैं, फिर आप एनर्जी में कन्वर्ट हो जाओगे। ठीक है, आप वेव में क्या हो जाओगे, आप कन्वर्ट हो जाओगे, और फिर आप वर्चुअल हो जाओगे, आभासी हो जाओगे। केवल आपको फील किया जा सकता है, ठीक है, आपको टच नहीं किया जा सकता। यानी किसी भी चीज को अगर जो आप वर्चुअल बनाना चाहते हो, तो उसको क्या करो कि आप उसके ही रिस्पेक्ट में, ठीक है, उसके ही सापेक्ष कुछ इस तरह का मेथड ढूंढो कि वो चीज क्या हो जाए, वर्चुअल हो जाए। ठीक, उसको एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या कर दो, आप कन्वर्ट कर दो। तो जैसे यहां पे अगर जो मनी है, मनी को आभासी अगर जो बनाया जाए, जैसे नोट और कॉइन है, तो नोट और कॉइन को हम क्या करते हैं, हाथ में लेके घूम सकते हैं, वो भौतिक रूप में फिजिकल फॉर्म में है आपका। ठीक है, तो उसको हम लेकर के घूम सकते हैं। लेकिन अगर जो हम मुद्रा को क्या करें कि वर्चुअल आभासी बनाना शुरू कर दें, कि जिसको लेके घूमने की हाथ में जरूरत ही ना पड़े, तो आप वहां पे तरीका क्या चूज करोगे कि उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या कर दो, चेंज कर दो। ठीक है, उसको 0 1 इलेक्ट्रॉनिक के फॉर्म में क्या करो, चेंज कर दो। जैसे मैं आपको अगर जो आभासी बनाने का प्रयास करूं, तो आपको क्या करूंगा, या तो मैं आपको साउंड वेव में कन्वर्ट कर दूं, या तो मैं आपको लाइट वेव में कन्वर्ट कर दूं। इतनी स्पीड दे दूं कि आप एनर्जी ही बन जाओ। ठीक है, साउंड वेव या लाइट वेव में क्या हो जाओ, कन्वर्ट हो जाओ। ठीक है, तो ये किया जा सकता है। तो वैसे ही मुद्रा को क्या किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं आपका, कि डिजिटल मुद्रा कहते हैं, या कुछ कुछ किताबों में उसी को क्या कहता है आपका, वर्चुअल मनी बोला जाता है। या कुछ किताबों में ऐसा कई जगह मिलता भी है कि जो आपकी डिजिटल मनी होती है, वो 2 फॉर्म में होती है, एक वर्चुअल होती है, दूसरा क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, आपकी कहलाती है। ऐसे भी होता है, मैं ही खुद कई लेक्चर में आपका बोल चुका हूं इन सब चीजों को। तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बात एक ही होती है, चाहे डिजिटल बोलो चाहे वर्चुअल बोलो, मतलब यही होता है। क्योंकि जब किसी चीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेके आओगे, तो अपने आप डिजिटल बनेगी, और वो आभासी तुरंत उसके अंदर क्वालिटी क्या होगी आपकी, आ जाएगी, वो वर्चुअल क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा। तो क्या इस समय कोई ऐसी मुद्रा है जो आभासी है? तो आभासी मुद्रा में कोई अभी भारत में जो है ऐसी सरकारी मुद्रा आभासी नहीं है। हां, इंडिया में जो इस समय करेंसी आपकी जो चल रही है, वो है बिटकॉइन आपका। ठीक है, बिटकॉइन क्या है आपका, एक आभासी मुद्रा, डिजिटल मनी क्या कर सकते हो आप, उसको कंसीडर कर सकते हो। लेकिन वो प्राइवेट है, वो सरकारी नहीं है। वो प्राइवेट क्या है आपका, क्रिप्टो प्राइवेट करेंसी है आपकी, दैट इज नॉट द गवर्नमेंट करेंसी, आपकी सरकारी नहीं है। तो अभी मैं केवल कहां पे आया हूं, डिजिटल करेंसी, डिजिटल मुद्रा को, डिजिटल मनी को मैंने क्या किया, आपका परिभाषित किया, मनी जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो। लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो होती है, वो केवल डिजिटल मनी को क्रिप्टो करेंसी नहीं कहते हैं। जब इसी डिजिटल मुद्रा को, इसी डिजिटल मनी को क्रिप्टोग्राफिक, ठीक है, क्रिप्टोग्राफी क्रिप्टोग्राफी तकनीकी से जब इसको रूपांतरित कर दिया जाता है, डिजिटल मनी जब उसको क्रिप्टोग्राफी तकनीकी से रूपांतरित कर देते हैं या उसको एनकोड कर देते हैं, तो जो हमारे सामने मुद्रा बन के आती है, वही क्या कहलाती है, आपकी क्रिप्टो करेंसी कहलाती है। दैट इज कॉल्ड द क्रिप्टो करेंसी। उसी को हम क्या कहते हैं, आपका बोलते हैं। क्रिप्टो का मतलब होता है सीक्रेट, ठीक है, सॉरी,
सिक्योर, सीक्रेट नहीं, सिक्योर, और करेंसी का मतलब वही मुद्रा क्या हो गया आपका, हो गया, ठीक है। यानी सिक्योर, सुरक्षित मुद्रा क्या होगी आपकी, कहलाएगी जब उसको क्रिप्टोग्राफी से हम उन चीजों को क्या करते हैं, एनकोड कर देते हैं, जब उसी डिजिटल मनी को, तो वो जो डिजिटल मनी होती है क्रिप्टो करेंसी में क्या होती है आपकी, रूपांतरित हो जाती है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है आपकी, वो बन जाती है। अब ये क्रिप्टोग्राफी टेक्निक क्या होती है, तकनीकी क्या होती है आपकी, टेक्नोलॉजी क्या होती है क्रिप्टोग्राफी, तो भैया ये कंप्यूटर साइंस की टेक्नोलॉजी होती है। इसके डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस मैं उसका एक एग्जाम्पल एज ए लेमन आपको लैंग्वेज में समझा दे रहा हूं यहां पे। जैसे आपका नाम है राम, ठीक है, तो राम आपको नहीं बुलाया जा रहा है, आपको 007 के नाम से क्या किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, आपको इनक्रिप्ट कर दिया गया, ठीक है, आपको इनक्रिप्ट कर दिया गया इस फॉर्म में। हमने 007 राम न बोल के हम आपको क्या बोल रहे हैं, 007 बोल रहे हैं। तो वही जो डिजिटल मनी है, जब उसको क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक कुछ इसी तरीके से हम क्या करते हैं, उसको सिक्योर कर देते हैं, सुरक्षित कर देते हैं, तो हम उसी को क्या बोलते हैं, आपका क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। कहीं कहीं पे क्रिप्टो का मतलब सीक्रेट लिखा हुआ है, वो गलत है। क्रिप्टो का मतलब सीक्रेट नहीं होता है, क्रिप्टो का मतलब क्या होता है, सिक्योर होता है, सुरक्षित होता है, ठीक है, सुरक्षित मुद्रा। इसको क्रैक करना बहुत कठिन होता है। इस समय जो कोडिंग आपकी होती है, जब हम डिजिटल मनी को क्रिप्टो करेंसी में रूपांतरित करते हैं, तो SHA 256 इस समय क्या कर रहे हैं, लेकर के ये चल रहे हैं कोडिंग। अब तो इसको भी एडवांस कर दिया है, और ये ऐसी क्रिप्टोग्राफी की टेक्निक होती है, अगर जो कोई हैकर हो ना, उसको क्रैक करना अगर जो शुरू करे, तो लगभग 100 साल लग जाएंगे आपके उसको क्रैक करने में, आपके इतनी कठिन होती है इसको हैक करना आपका, या क्रैक करना इस कोड को। तो ये होता है आपका क्या, क्रिप्टो करेंसी। यूपीएससी मेंस 2021 का क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, और पूछा था पेपर फर्स्ट में, इंडियन सोसाइटी में पूछा था आपका, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी जब आप परिभाषित करने जाओगे, तो यही आपको लिखना था, पहले डिजिटल मनी आपको डिफाइन करना था, और फिर आगे लाइन यही लिखना था आपका कि जब डिजिटल मनी को क्रिप्टोग्राफी तकनीकी से हम उसको एनकोड कर देते हैं, ठीक है, या इनक्रिप्ट कर देते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड द क्रिप्टो करेंसी। बस यही, या इस डायग्राम के थ्रू आपको क्या करना था, समझा देना था। उस मेंस के क्वेश्चन का आधा पार्ट आपका वहीं पे खत्म हो जाता। बाकी आधे की कहानी ये थी कि कैसे ये सामाजिक और आर्थिक प्रभाव आपके डाल रहे हैं, तो वो तो आगे की बात है, कैसे उसको करना है। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसके लिए एक फुल वीडियो 1 घंटे का है। चूंकि यहां पे एनसीईआरटी में नहीं है क्रिप्टो करेंसी, तो मैं इसको अब इससे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा इस पे। मैंने एक वीडियो 1 घंटे का है, अपने टेलीग्राम चैनल पे आपका डाल दिया है, वहां से उस वीडियो को देख लेना, और कंसेप्ट आपका क्रिप्टो करेंसी का क्लियर हो जाएगा कि क्या होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कैसे वो आपका फंक्शन करता है, आपका काम करता है, ठीक है। तो वो चीज आपकी वहां से कंप्लीट हो जाएगी। तो ये रहा क्रिप्टो करेंसी, और ये एक तरह का क्या होता है, डिजिटल मुद्रा होता है। उदाहरण के लिए इस समय मार्केट में क्या चल रहा है आपका, बिटकॉइन, जो बहुत पॉपुलर है, ये क्रिप्टो करेंसी है, बट इट इज अ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, ये सरकारी नहीं है, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है आपका। इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूं क्योंकि ये मिसलीड कर देगा। खाली मैंने इसको बिटकॉइन को लिख दिया तो आप समझोगे कि ये तो पूरी तरह से आपका करेंसी हो गया। बस ये एग्जांपल मैं दे रहा हूं। अभी मैं इसी को बोलूंगा कि इंडिया में ये करेंसी है ही नहीं है, ये माना ही नहीं जा सकता आपका। तो बिटकॉइन क्या है आपका, यहां पे बतौर एग्जांपल मैंने आपको दिया। ये जब मुद्रा जनरेट हुई, अब ध्यान देना यहां पे, ये जब मुद्रा आपकी जनरेट होती है, तो ये सीधे डिजिटल फॉर्म में ही क्या होती है, आपकी जनरेट होती है, ठीक है, सीधे डिजिटल फॉर्म में ही क्या होती है आपकी, ये जनरेट होती है। जैसे हम नोट और कॉइन जब प्रिंट करते हैं, तो वो फिजिकल फॉर्म में हमारी सरकार क्या करती है, निकालती है। रुपया डिजिटल फॉर्म में नहीं आता है, वो जब जनरेट होता है। प्रोड्यूसर कौन है, मनी का प्रोड्यूसर कौन है भारत में। अब इस सारे एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन आपके गलत पक्का होंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना इस चीज को कि भारत में मनी का प्रोड्यूसर कौन है, मनी का उत्पादक कौन है, तो आरबीआई है, हमारी सेंट्रल बैंक, एंड कौन है आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत सरकार है आपकी। आरबीआई क्या करती है आपकी, जितने भी नोट हैं, करेंसी जो नोट हैं, उनको क्या करती है, प्रिंट करती है। 2 से लेके 2000 रुपए, रुपया 2 से लेके 2000 तक को क्या करती है, ये प्रिंट करती है आपकी, ठीक। वहीं पे जो भारत सरकार है, रुपया 1 का जो नोट होता है, एंड जो ऑल कॉइन्स होते हैं, ठीक है, जितने भी सिक्के होते हैं आपके, ये कौन प्रोड्यूस करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत सरकार क्या करती है, उसको जारी करती है। यही 2 प्रोड्यूसर हैं मनी के भारत में, ठीक है। इनके अलावा कमर्शियल बैंक भी होते हैं, बट वो इस तरह से प्रिंट नहीं करते हैं, वो उनका तरीका कुछ और होता है। तो आरबीआई हो गई, और कौन होगी आपकी, भारत सरकार हो गई, यही प्रोड्यूसर हैं आपके। तो जब ये लोग प्रोड्यूस करते हैं, मनी को उत्पादित करते हैं, ठीक है, तो ये
सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्म में करते हैं, आपके फिजिकल फॉर्म में करते हैं। ये लोग दोनों लोग भौतिक फॉर्म में क्या करते हैं, आपके जनरेट करते हैं। ये डिजिटल फॉर्म में मनी को जनरेट नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जब बिटकॉइन लाया गया आपका, तो बिटकॉइन इसको फिजिकल फॉर्म में लाया ही नहीं गया, ये सीधे किस में लाया गया, आपका वर्चुअल फॉर्म में, आभासी फॉर्म में लाया गया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इसको लाया गया, ठीक है। इसको वॉलेट बनाया गया आपका, और उसी वॉलेट में सीधे उस मुद्रा को क्या किया गया, माइनिंग करके रखा गया, ठीक है। सीधे माइनिंग करके वहां पे रखा गया, इसका कोई भौतिक रूप नहीं। अब तो इसमें भी बिटकॉइन में भी भौतिक रूप इन्होंने ला दिया है, ठीक है। वो मैं अपने लेक्चर में बताया हूं, ला दिया है। लेकिन जो इसकी शुरुआत हुई थी वो कैसे थी, आपकी वर्चुअल फॉर्म में ही थी, डिजिटल फॉर्म में ही थी, और जिसको क्रिप्टो करेंसी के उससे इन्होंने क्या किया, आपका आगे बढ़ाया था। तो ये बिटकॉइन है। इस समय प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी देखिए तो मार्केट में 10,000 से क्या है, आपका ज्यादा प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आपकी इस समय चल रही है। 10,000 से ज्यादा प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है। ये सबसे पॉपुलर है, इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल बतौर यहां पे दिया है। अब बात आती है कि क्या सरकारी डिजिटल मनी आएगी, ठीक है। तो हां, आएगी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात हो रही है, सीबीडीसी की बात हो रही है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात हो रही है। आरबीआई इसी 2022 के एंड में डिजिटल रुपया क्या करेगी, लेकर के आएगी। यानी अब जब करेंसी जारी होगी भारत में, प्रोड्यूस किया जाएगा, तो नोट और कॉइन के रूप में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। करेंसी जो हमारी जारी होगी वो नोट के रूप में आएगी, ठीक, कॉइन के रूप में आएगी, और कुछ फॉर्म किस में आएगी, डिजिटल के फॉर्म में क्या होगी, आपकी आएगी। इसको हम डिजिटल रूप में मुद्रा को अब लेकर के आएंगे। मान लो कि आरबीआई को 100 रुपए प्रिंट करना है, तो 100 में से ये डिसाइड कर ले कि ऐसा करते हैं कि 50 रुपए नोट के रूप में लेके आते हैं, और 20 रुपया कॉइन के रूप में लेके आते हैं, और 30 रुपया डिजिटल फॉर्म में क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। यानी उसका जो ओरिजिन होगा वो क्या होगा, सीधे डिजिटल फॉर्म में आएगा, उसका कोई नोट वोट नहीं होगा आपका। हाँ, इसको चाहो तो ये डिजिटल जिसके हाथ में गया, ठीक है, वो चाहेगा तो इसको कॉइन में क्या कर सकता है, आपका कन्वर्ट कर सकता है, ठीक। तो जब वो वहां से प्रिंटिंग जब उसकी होगी ना, तो डिजिटल फॉर्म में ही क्या होगी, आपकी प्रिंटिंग होगी, उस मनी की प्रिंटिंग डिजिटल फॉर्म में होगी। इसी को बोला जा रहा है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आपकी। जैसे चाइना ने ई रेनमिनबी जारी कर दिया है, स्वीडन की करेंसी है कोरोना, ई कोरोना उन्होंने क्या कर दिया, आपका जारी कर दिया है। उन लोगों ने अपनी मुद्रा को डिजिटल फॉर्म में जो सरकारी है उसको क्या किया, उन्होंने जारी करना शुरू किया है, ठीक। मैं यहां पे प्राइवेट करेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, प्राइवेट की यहां पे बात आपकी नहीं हो रहा है, मैं सरकारी की बात कर रहा हूं। तो भारत में अब क्या होगा, इस तरीके से अब आएगा। हां, आप अपने समझने के लिए थोड़ा सा एक बार मान सकते हो कि जैसे हम बैंक मनी होता है, सेविंग अकाउंट में से 10-20 रुपए निकाले और पेटीएम के वॉलेट में क्या कर लिया, रख लिया, तो एक तरह से वो निरूपण हो गया कि उसी तरह से कुछ डिजिटल करेंसी क्या होगी आपकी, जब आनी होगी तो हमारी आएगी क्रिप्टो करेंसी जो भारत की होगी, उसी तरह से होगी, बट नॉट एग्जैक्टली। क्योंकि पेटीएम वॉलेट में जो मनी होता है ना, वो एक्चुअली क्या होता है, वो बैंक मनी होता है, ठीक है, पेटीएम वॉलेट में जो होता है। और पेटीएम वॉलेट एक इंस्ट्रूमेंट है, एक साधन है, ठीक है ना, वो कोई मनी नहीं होता है, वो साधन है कि आपके सेविंग अकाउंट में, बचत खाते में जो पैसा पड़ा हुआ है उसको आप क्या करते हो, इस्तेमाल कर लेते हो। तो आप थोड़ा सा समझने के लिए आप उसको एक समय के लिए अज्यूम कर सकते हो, मान सकते हो कि भैया हां, वो जो है आपका पेटीएम वॉलेट में पड़ी हुई मनी, एक तरह से कुछ समय के लिए अपने दिमाग में इमेज बनाने के लिए वो क्या है, आपकी डिजिटल मनी है, बट वो एक्चुअली है नहीं। जब डिजिटल मनी आएगी तो हम लोग देखेंगे 2022 के एंड में क्या होगी, वो आएगी। आरबीआई ऐसा बोली है कि हम जारी कर देंगे, ठीक है। समझ में आया ये सारी चीजें? हां, पेटीएम एक साधन होता है जिसके थ्रू आप अपने बचत खाते में पड़े हुए पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें अपलोड करके। उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। किसी को कोई दिक्कत? हाँ, रोशन कुमार बताओ क्या हुआ। चलिए कुछ और छोटी छोटी बट बड़ी बातें कर लें हम लोग। वापस थोड़ा सा स्पेस पे आए हम लोग। यहां पे हमने ये जो मुद्राएं हैं ये चारों हमने पढ़ लिया। किसके बेसिस पे है? क्रमिक विकास, इवोल्यूशन के आधार पे। वस्तु मुद्रा आई, उसकी दिक्कत मैंने बताया था
कि वो प्योरली मनी थी नहीं, बहुत दिक्कत होती थी। सर बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी में क्या डिफरेंस है? बिटकॉइन एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, बट वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है। पार्वती शर्मा, बिटकॉइन एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है बट वो प्राइवेट है, सरकारी नहीं है। सीबीडीसी क्या है सर? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। दुनिया की जितनी भी केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो क्या कर रही है कि डिजिटल करेंसी अपनी जारी कर रही है। जैसे डॉलर है, अभी डॉलर आपका कॉइन और नोट के रूप में आता है, उसको डिजिटल फॉर्म में भी जारी किया जाएगा। जैसे रुपया है, तो रुपया जो आएगा डिजिटल फॉर्म में, तो चूंकि अभी एक जनरल नाम दिया गया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जब वो रुपए का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आएगा यानी क्रिप्टो करेंसी उसकी आएगी, तो वो ई रूपी के नाम से हो सकता है आपकी आए। अभी कुछ नाम इस तरह से फाइनलाइज हुआ नहीं है, एक दो जगह उड़ते उड़ते उल्टे सीधे नाम उसके मिले हैं, लेकिन वो अभी सही है नहीं, आरबीआई ने उसको फाइनलाइज नहीं किया है। सीबीडीसी एक जनरल नाम है, किसी भी देश की सेंट्रल बैंक की जो डिजिटल करेंसी होगी उसको जनरल हम सीबीडीसी बोलेंगे। अब जिस देश की जैसी करेंसी डिजिटल आएगी वो इस हिसाब से अपना नाम क्या करेगा, रख लेगा, ठीक। तो हमने चार देखा। कमोडिटी मनी, वस्तु मुद्रा की समस्या थी, वो मैंने आपको बता दिया, इसकी जो समस्या थी उसकी वजह से ये हटा, हमने मेटालिक मनी लाया। मेटालिक मनी की सबसे बड़ी समस्या ये थी आपकी, हाँ, अब मेटालिक मनी है धात्विक मुद्रा। मैंने बोला कि इसमें ट्रांजैक्शन लागत बहुत ज्यादा हो जाती थी, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का लेन देन की जो लागत होती थी बढ़ जाती थी। इसकी वजह से हमने क्या किया, आपका पेपर मनी लेकर के आए, कागजी मुद्रा, जो हमारी समस्या को सॉल्व किया। फिर हम और सुरक्षित होने के लिए, भाई पेपर मनी कहीं पे भी लेके जाओगे तो चोरी होने के चांसेस हैं, सिक्योरिटी नहीं है आपकी, और भी तमाम आर्थिक समस्याएं हैं, जिसकी वजह से हम बैंक मनी की तरफ बढ़े। बैंक में पैसा डिपॉजिट किए, उसको चेक के थ्रू यूज करना शुरू किया, फिर डेबिट कार्ड के थ्रू उसी पैसे को यूज कर रहे हैं, फिर पेटीएम हम ला दिए, वॉलेट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हम और आगे बढ़े तो अब डिजिटल मनी की तरफ हम बढ़ गए, बट अभी सरकारी कोई डिजिटल मनी आपकी आई नहीं है, प्राइवेट डिजिटल मनी हम क्या कर रहे हैं, आपका यूज इस समय कर रहे हैं। अब थोड़ा सा देखिए, यहां पे दो तीन वर्ड आपके आते हैं। पहला हुआ क्या आपका कि एक होता है फिएट मनी, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करूं। यहां पे फिएट मनी होती है, एनसीईआरटी में ये वर्ड कई बार आपका आएगा, ठीक है। फिएट मनी, वैध मुद्रा, वैध मुद्रा, और इसी में से, इन्हीं चारों में से मैं अभी आपको बताऊंगा कौन सी फिएट मनी है, कौन सी नॉन फिएट मनी है, ठीक है। दूसरा शब्द आपका आता है नॉन फिएट, नॉन फिएट मनी, गैर वैधानिक या वैध मुद्रा, गैर वैधानिक मुद्रा। अच्छा, एक चीज आप हमें ध्यान से बताइए, ये चारों जो मुद्राएं आपके सामने हैं, इन चारों में वर्तमान में हम कौन सी मुद्रा यूज कर रहे हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान में कौन सी मुद्रा यूज की जा रही है? मेटालिक मनी, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वाइन कहते हैं, सिक्का, ठीक है, सिक्का हो गया आपका। दूसरा हम क्या यूज करते हैं, पेपर मनी, ठीक है, नोट, कागजी मुद्रा, नोट हम क्या करते हैं, आपका यूज करते हैं। तीसरा बैंक मनी, क्योंकि अभी डिजिटल मनी तो सरकारी जारी हुई नहीं है, बैंक मनी तीसरा हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। और बैंक मनी में आपके जो जमा होते हैं वही होती है बैंक मनी, तो उसमें केवल डिमांड डिपॉजिट होता है, मांग जमा आपका होता है, वही मनी बतौर क्या करता है, आपका काम करता है। डिमांड डिपॉजिट, डीडी जिसको क्या कहते हो बोलते हो, टाइम डिपॉजिट तो मनी में काउंट नहीं होता। वर्तमान में यही तीन मुद्राएं आप यूज कर रहे हो, ध्यान से सोचो, जहां पे भी जाओगे मेनली यही तीन मुद्राएं आप क्या करते हो, इस्तेमाल करते हो। बाकी कमोडिटी मनी तो अभी ग्रामीण स्तर में कहीं कहीं क्या होता है, आपका इस्तेमाल होता है, यही तीन करते हो ना, इनके अलावा तो और कुछ है नहीं। अब हमें देखना है कि इन तीनों मुद्राओं में कौन सी मुद्रा वैध है, कौन सी क्या है आपकी गैर वैधानिक है, जिसको हम वैधानिक नहीं मानते। इन्हीं तीनों में हमें क्या करना है, देखना है, जो वर्तमान समय में हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप फिएट मनी उसको कहते हैं, ठीक है, विच इज इशूड बाई सेंट्रल अथॉरिटी, ठीक है, जो केंद्रीय प्राधिकरण के द्वारा, जो केंद्रीय प्राधिकरण के द्वारा, प्राधिकरण के द्वारा जारी किया जाए, जारी किया जाए, सेंट्रल प्राधिकरण के द्वारा जारी किया जाए। आपका हमारी सेंट्रल प्राधिकरण कौन है, आरबीआई है, ठीक है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार है। ये जो मुद्रा जारी करेंगे उसी को हम फिएट मनी क्या कहते हैं, मानते हैं, वैध मुद्रा हम क्या कहते हैं, उसको मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, कॉइन हो गया एंड नोट हो गया, कॉइन हो गया, इन तीनों, यही तीनों हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इन तीनों में से क्या हो जाएगा, आपका कॉइन हो गया एंड आपका नोट हो गया, ठीक है। यही दो क्या है आपकी
फिएट मनी है, इसको हमारी सेंट्रल अथॉरिटी, केंद्रीय प्राधिकरण क्या करती है आपकी, जारी करती है। वहीं पे जो गैर वैधानिक मुद्रा है आपका, नॉन फिएट मनी है आपकी, ठीक है। ध्यान देना, यहां पे आपकी पूछा गया है कि क्या बिटकॉइन, आपके इंटरव्यू में, यूपीएससी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, क्या बिटकॉइन आपका करेंसी है या नहीं है, अभी यहीं से आपको समझ में आएगा, ठीक है। नॉन फिएट मनी क्या होती है, जिसको कोई केंद्रीय प्राधिकरण, सेंट्रल अथॉरिटी आपकी जारी ना करे, उन सारी मुद्राओं को हम क्या कहते हैं आपका, नॉन फिएट मनी, गैर वैधानिक मुद्रा हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए डिमांड डिपॉजिट, मांग जमा। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि हम तो इसको यूज करते हैं, बट मांग जमा कैसे गैर वैधानिक हो गया। वैधानिक मतलब जो आप केंद्रीय प्राधिकरण जिन मुद्राओं को जारी करती है ना, उस पर लीगल टेंडर होता है आपका, ठीक है। उनका क्या होता है, विधि मान्यता होती है, लिखी होती है कि हम धारक को इतने रुपए देने का वचन देते हैं। अगर 100 रुपए का नोट है तो उस पर लिखा होगा, नोट पे देखना, हम धारक को 100 रुपए देने का वचन देते हैं। अगर जो ये 100 रुपए का नोट है या क्वाइन है आपका, कोई भी नोट है, कोई भी क्वाइन है, अगर जो कोई लेने से मना कर सकता है तो एक तरह से ऑफेंस कर रहा है, वो एक अपराध कर रहा है, उसके अगेंस्ट आप एफआईआर लिखवा सकते हो, उनके अगेंस्ट एक्शन क्या होगा आपका, लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फिएट मनी है, वो वैध मुद्रा है, उसको सेंट्रल अथॉरिटी ने क्या किया आपका, जारी किया है। लेकिन यहां पे जो मांग जमा है, डिमांड डिपॉजिट है, हम किसी को चेक देते हैं, उसकी इच्छा नहीं है, वो नहीं लेगा, आप कुछ नहीं कर सकते, उसके ऊपर है वो उसको ले रहा है चेक को या नहीं ले रहा है। इसीलिए डिमांड डिपॉजिट पे कोई इस तरह की कंपल्सन नहीं होता है, कोई वैधता आपकी नहीं होती है। हाँ, वो मनी बतौर है, हम उसको यूज करते हैं। जैसे आपकी कमोडिटी मनी है, वस्तु मुद्रा है, ग्रामीण स्तर पे यूज होता है, लेकिन कमोडिटी मनी अभी भी ग्रामीण स्तर पे जो यूज होता है, उसको नॉन फिएट क्या करोगे आप, मानोगे, ठीक है, उसको नॉन फिएट, गैर वैधानिक मानोगे उस मुद्रा को। कारण क्या है कि किसी ने गेहूं और चावल लेने से इनकार कर दिया तो उसके अगेंस्ट एफआईआर नहीं होगा, या कोई वो ऑफेंस, कोई अपराध वो नहीं कर रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन फिएट मनी हम उसे बोलते हैं। जैसे आप अगर जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को आप मनी मानते हो, खैर मैं तो उसको बैंक मनी में कंसीडर कर रहा हूं, लेकिन अगर जो आप किसी किताब में पढ़े और उसको मनी आपने मान लिया, तो अगर जो किसी सब्जी वाले की दुकान पे गए और आपने सब्जी उससे खरीदा और आप भुगतान करना चाहते हो डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, ठीक है, अगर जो उसके पास नहीं है वो डिनाई कर देगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है, वो कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर जो आपने उसको रुपया दिया और आपका नोट जाली नहीं है, सही रुपया है, अगर जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उसको, तो फिर आप उसके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च कर सकते हो, पुलिस कंप्लेन हो सकती है उसके अगेंस्ट कि वो आपका पैसा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हम फिएट और नॉन फिएट में क्या करते हैं, आपका डिफरेंस पाते हैं, ठीक है। और जितनी भी फिएट मनी होती है, आपकी वैधानिक मुद्राएं होती हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आपका करेंसी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, करेंसी, करेंसी, ठीक। अब देखो, करेंसी वर्सेस मनी, ध्यान से यहां पे देखना दोनों शब्दों में क्या डिफरेंस होता है। करेंसी, जितनी भी फिएट मनी होती है वो क्या होती है, आपकी करेंसी बन जाती हैं। वो करेंसी आपकी हो सकती है, उनकी संभावना है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर मुद्रा आपकी करेंसी बन जाए। जैसे आपका बैंक का डिमांड डिपॉजिट है, बैंक का मांग जमा है, ठीक है, ये क्या है, आपका मनी है, ये मुद्रा है आपका, बट इट इज नॉट अ करेंसी, ये करेंसी आपकी नहीं होती है। यही मनी और करेंसी में क्या होता है, आपका डिफरेंस होता है। करेंसी को हमेशा कोई सेंट्रल अथॉरिटी, केंद्रीय प्राधिकरण क्या करती है, आपकी जारी करती है, चाहे आरबीआई हो, चाहे भारत सरकार हो, आपका ये जारी करती है। लेकिन मुद्राएं जो होती हैं हम यूज करते हैं, लेकिन ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि वो क्या हो आपका, कि वो आपकी करेंसी बन जाए। इसीलिए बिटकॉइन को निर्मला सीतारमण ने उस पर क्वेश्चन रेज किया था, आरबीआई ने भी क्वेश्चन रेज किया है कि बिटकॉइन के आगे करेंसी कैसे लग गया, वो करेंसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसको कोई सेंट्रल अथॉरिटी जारी नहीं कर रही है, ठीक है। कोई भी मुद्रा करेंसी तभी बनेगी जब उसको केंद्रीय प्राधिकरण कोई क्या करती है, आपकी जारी करती है, ठीक है। इसीलिए यूज करते हो आप करेंसी, नोट एंड क्वाइन, ठीक है। लेकिन डिमांड डिपॉजिट के आगे कभी करेंसी नहीं होता है, ये केवल मनी है, मुद्रा है, ठीक है। यानी हर करेंसी मुद्रा हो सकती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर मुद्रा करेंसी क्या हो जाए, आपकी बन जाए, ठीक है, हर मुद्रा आपकी करेंसी बन जाए। अब समझ में आया करेंसी और मनी में डिफरेंस, और फिएट और नॉन फिएट में आपको अंतर। यहां पे ये चीज समझ में आ रही है। तो अब सोचो, पहली बात तो बिटकॉइन मुद्रा ही नहीं है, ठीक है, तो करेंसी तो बाद की बात है, ना ही वो मनी है ना ही वो करेंसी है आपका। अगर जो आप एक बार को मनी मान लेते हो, 10-20 लोग मिलकर उसका इस्तेमाल कर रहे हो, मनी आपने उसको मान लिया, तो वो करेंसी तो कभी नहीं होगा, क्योंकि उसको किसी देश की सरकार ने जारी नहीं किया है,
वो प्राइवेट है, लोगों ने जारी किया, अपने उसके लिए क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आप देखे होंगे इसी मुखर्जी नगर में, मैं आपको बताऊं, तमाम ऐसे जनरल स्टोर हैं, वो चेंज के चक्कर में अपना लाल पीले कलर का प्लास्टिक रख लेते हैं वो, ठीक है, कभी चेंज नहीं हुआ तो प्लास्टिक दे दिए, अगले दिन आप सामान लेके आइए, वो प्लास्टिक का कॉइन दे दीजिए, वो उसको मनी बतौर क्या करते हैं, आपका चला देते हैं। तो वो आपके और उनके सहमति पे वो चीज चल रही है, एक्चुअली किसी अथॉरिटी ने उसको, प्राधिकरण ने उसको जारी नहीं किया है। बताओ भाई। किसी कोई दिक्कत? ये सब शब्द आपके क्लियर हुए? तो हमने इन सारी चीजों को निपटा लिया, क्रमिक विकास के आधार पे जो मुद्राएं हैं, एंड फिर हमने ये सब करेंसी, मनी, फिएट और नॉन फिएट में अंतर हमने समझ लिया यहां पे, ठीक। बाकी क्रिप्टो करेंसी की परिभाषा मैंने आपको बता दी, क्रिप्टो करेंसी किसको कहते हैं। बाकी बिटकॉइन क्या है उसकी और डिटेलिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है उसके लिए मैंने आपको एक रेफरेंस वीडियो दे दिया है, क्योंकि एनसीईआरटी में होता तो मैं उसको जिक्र कर देता। अब हम आते हैं किस पे, तो दूसरा टाइप ऑफ मनी आपका यहां पे आएगा, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ लीगल टेंडर, ठीक है ना, विधिमान्य के आधार पर मुद्रा के प्रकार, ठीक है, विधिमान्यता के आधार पे मुद्रा के प्रकार, ऑन द बेसिस ऑफ लीगल टेंडर, विधि मान्यता के आधार पे मुद्रा के प्रकार। अब लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विधि मान्य? भाई सुभाष चंद्र फ्लो चार्ट के थ्रू ही तो अब बता रहा हूं, अब कितना फ्लो चार्ट बना दूं, जहां पे शब्द है वहां तो शब्द ही लिखना होगा ना, जबरदस्ती हर जगह फ्लो चार्ट नहीं चलता है, ठीक है। ठीक है, आपको किसी टीचर ने बता दिया होगा कि फ्लो चार्ट के थ्रू ज्यादा काम किया करिए, लेकिन हर जगह फ्लो चार्ट मत बनाइए, जहां पॉसिबल हो वहीं बनाइए, नहीं तो एग्जामिनर भी इरिटेट हो जाएगा आपका फ्लो चार्ट समझते समझते, ठीक। अब हम आते हैं लीगल टेंडर क्या होता है, विधि मान्यता। पहले इस शब्द को समझा जाए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर? लीगल टेंडर, विधि मान्य का अर्थ, legal tender means, it means in which debt can be paid। इसका अर्थ होता है जिसमें ऋण को अदा किया जा सके, ऋण को अदा किया जा सके, ठीक है। लीगल टेंडर मींस इन विच डेट कैन बी पेड, जिसमें ऋण को आपका अदा किया जा सके, उसी को हम क्या कहते हैं, लीगल टेंडर मनी बोलते हैं। अभी केवल मैंने इस शब्द का मतलब बताया, मनी जाहिर सी बात है साइलेंट है, उसके आगे मनी ही आएगा आपका, और किसी के लीगल टेंडर की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो लीगल टेंडर मनी का अर्थ होता है, विधिमान्य मुद्रा का अर्थ यह होता है जिसमें आप डेप्ट को, ऋण को क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो। अगर जो कोई आपसे वो भुगतान लेने में नकारता है, नहीं बोलता है, तो इट विल बी एन ऑफेंस, यह एक तरह का अपराध होगा कि कोई अगर जो लीगल टेंडर मनी को एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो एक तरह से ऑफेंस कर रहा है, वो एक तरह से क्या कर रहा है, आपका अपराध कर रहा है। तो यही लीगल टेंडर का क्या होता है, आपका मतलब होता है जिसमें क्या करते हो, आप पे करते हो, ठीक है, जिसमें आप डेप्ट को क्या करते हो, पे करते हो। और डेट का मतलब ये नहीं होता है हमेशा कि आपने किसी से पैसा उधार लिया है उसी का आप भुगतान कर रहे हो। डेट का मतलब ये हुआ कि जैसे आप यहां मुखर्जी नगर से जीटीबी नगर आपको ऑटो से जाना है, तो आप ऑटो में बैठे और जीटीबी नगर उतरे, जैसे आप उतरे तो आपने उससे सेवा ली, सर्विस आपने उससे लिया,
और 10 रुपए आपका किराया होता है यहां का, तो 10 रुपए आपके ऊपर एक तरह से क्या हो गया, डेट हो गया, ठीक है, आपके ऊपर ऋण हो गया, जो आपको उस ऑटो वालों के क्या करना है, आपको देना है। तो आप 10 रुपए उसको पे करोगे, ठीक है। तो 10 रुपए का या एक रुपए का 10 कॉइन, 5 रुपए का 2 नोट या 10 का नोट ही उठा के आपने क्या कर दिया, उसको पे कर दिया, ठीक है। तो वो जो डेट है आप उसको क्या करते हो, पे करते हो। और किसमें, नोट और कॉइन में आप उसको पे करते हो। तो नोट और कॉइन जो होते हैं ये लीगल टेंडर मनी होते हैं, आपके विधिमान्य मुद्राएं होती हैं। इनमें या भारत में रूल है कि आप अपने डेट को पे कर सकते हो, अपने ऋण का भुगतान कर सकते हो। अगर जो कोई उसको लेने से मना करता है तो फिर क्या होगा, वो ऑफेंस कर रहा है, वो एक तरह का अपराध कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, लीगल टेंडर वहां पे बोलते हैं। और नोट पे आपने देखा होगा, कभी ध्यान से पढ़िए, वो स्टेटमेंट लिखा होता है, हम धारक को इतने रुपए देने का वचन देते हैं। वो जो स्टेटमेंट है, जो प्रॉमिस किया रहता है, वही क्या होता है, आपका लीगल टेंडर होता है उस पर्टिकुलर कागज के रूप में। क्योंकि कागज की कोई आंतरिक वैल्यू तो होती नहीं आपकी, उस स्टेटमेंट की क्या होती, वैल्यू होती है। जब विमुद्रीकरण हुआ था तो ध्यान दीजिएगा, उस समय जो आपके प्राइम मिनिस्टर ने वर्ड यूज किया था कि हम उसके जो लीगल टेंडर है उसको हम वापस ले रहे हैं। यानी ये जो स्टेटमेंट दिया गया था, विधि मान्यता दी गई थी उस नोट को, उसको हम वापस ले रहे हैं। इसी को तो हमने अभी पढ़ा था कि इसी को फिएट मनी बोलते हैं। बस उसको थोड़ा सा मैं आगे और क्या कर रहा हूं, इलेबोरेट कर रहा हूं उसी लीगल टेंडर को, और उसको दो पार्ट में मैं तोड़ूंगा। एक लिमिटेड लीगल टेंडर, दूसरा अनलिमिटेड। एक सीमित विधि मान्यता और दूसरा क्या होगा आपका, असीमित विधि मान्यता। तो अभी केवल मैं आपको लीगल टेंडर की क्या कर रहा हूं, यहां पे बात कर रहा हूं। सीमित केवल विधि मान्यता की मैंने यहां पे क्या करी, आपकी बात करी, ठीक है। जैसे आप यहां पे पढ़ाई कर रहे हो तो आपने पढ़ लिया, तो जैसे आपने सेवा ली यहां से, तो आपके ऊपर एक तरह का कर्ज हो जाता है, डेट हो जाता है। अब उसको क्या करोगे, आप पेमेंट करोगे, ठीक है, आप भुगतान करोगे। तो आप कोई भी लीगल टेंडर मनी सामने वाले को दोगे, और उनको क्या करना, आप चाहो तो डिमांड डिपॉजिट चेक काट के भी दे सकते हो, वो एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उनके ऊपर है। लेकिन अगर जो आपने नोट और कॉइन दिया और वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने एक तरह का अपराध किया, ठीक है। और फिर आप उनके अगेंस्ट एक्शन, आप जाके कंप्लेन कर सकते हो कि इन्होंने नोट और कॉइन मैंने दिया, इन्होंने इसको स्वीकार आपका नहीं किया है, ठीक है। तो एक तरह का वो ऑफेंस करेंगे। लेकिन चेक आप दे रहे हो तो वो पेमेंट ले सकते हैं, आपका भुगतान ले सकते हैं, वो उनकी मर्जी के ऊपर है। उसको वो डिनाई करें तो भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो केवल नोट और कॉइन जो भारत इस समय में भारत में चल रहा है, वही बस क्या होती है, आपकी लीगल टेंडर मनी होती है। हाँ, वही रुपया डिजिटल फॉर्म में जब आएगा तो वो भी एक तरह से लीगल टेंडर ही जारी करके उसको क्या करेंगे, लेकर के आएंगे। इसीलिए तो उसका जो रूल बनाने में इनको क्या कर रहा है, टाइम लग रहा है। वो जो आपका आने वाला है, बिल आने वाला है, आपके जो ऑफिशियल डिजिटल करेंसी रेगुलेशन जो बिल होगा, इसीलिए वो टाइम आपका क्या हो रहा है वहां पे लग रहा है। चलिए मैं कलर इसका चेंज कर दे रहा हूं, आप लोगों की जो समस्याएं होती है थोड़ी सी अलग ही होती हैं, ठीक है। चलो ठीक, तो जैसे अभी वो जो रेगुलेशन आपका बिल आने वाला है डिजिटल करेंसी का, उसका टाइम इसीलिए लग रहा है कि किस तरीके से हम उसको लेके आए, कैसे उसको लीगल टेंडर हम दे, ताकि वो लोगों के बीच में प्रॉपरली क्या हो, आपका चले। तो अभी लीगल टेंडर मनी केवल और नोट और कॉइन ही है आपका। अब यहां पे देखिए, जो लीगल टेंडर के बेसिस पे मुद्राओं के प्रकार होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक सीमित विधिमान्य मुद्रा, दूसरा क्या होता है, असीमित विधिमान्य मुद्रा। तो जो सीमित विधिमान्य मुद्रा होती है आपकी, इसमें क्या कर सकते हो आप लिमिटेड लीगल टेंडर में, कि जो डेट होता है उस मुद्रा में एक सीमा तक ही आप भुगतान कर सकते हो। जितने भी सिक्के होते हैं, जैसे ऑल कॉइन्स होते हैं, जितने भी सिक्के हैं, फॉर एग्जांपल ऑल कॉइन्स, ठीक है, इनका जो विधिमान्यता होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है, सीमित होती है। जितने भी सिक्के होते हैं इनसे 1000 से ज्यादा रुपए तक का आप भुगतान नहीं कर सकते। जैसे आप कहीं गए सामान खरीदने और आपने 2000 रुपए का सामान खरीदा, और आप एक बैग में भर के 1-1 रुपए का कॉइन लेके गए, ठीक है, और आपने उठा के उसको पूरा 2000 रुपए का 1-1 रुपए का कॉइन ही एक बैग दे दिया, और उसने अगर जो डिनाई कर दिया ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि सिक्के में जो भुगतान होता है, जो आपका डेट होता है, वो केवल 1000 तक ही पे किया जा सकता है। उसकी जो लीगल टेंडर है, उसकी जो विधिमान्यता है वो सीमित है, ठीक है। उसकी विधिमान्यता क्या होती है, आपकी सीमित होती है। अनलिमिटेड लीगल टेंडर का जो मतलब होता है, ये होता है कि जिसमें आप डेट को अनलिमिटेड अमाउंट तक, अनलिमिटेड मात्रा तक भुगतान कर सकते हो, असीमित मात्रा तक आप भुगतान कर सकते हो, ठीक है। उस लीगल टेंडर को हम क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड लीगल टेंडर बोलते हैं। तो जितने भी नोट होते हैं, जितने भी नोट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ये एग्जाम्पल यहां पे हो गया, उदाहरण के लिए ऑल नोट, जितने भी नोट होते हैं ना,
उनको जो लीगल टेंडर आपका दिया जाता है वो असीमित दिया जाता है। ठीक है, जब आरबीआई प्रिंट करती है तो उसको पहले से ही मान लिया जाता है कि इसका जो लीगल टेंडर है, विधि मान्यता है, वो असीमित है। असीमित का मतलब जो डेट है आपके ऊपर, जो ऋण है, वो अनलिमिटेड अमाउंट तक उस नोट में क्या कर सकते हो, आप पे कर सकते हो। यानी अगर जो आपने 50,000 रुपए किसी से आपका उधार लिया है, या किसी से 50,000 रुपए की सेवा ले ली आपने, या वस्तु खरीद लिया उससे 50,000 रुपए तक का, तो एक एक रुपए का 50,000 नोट उसे दे सकते हो, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जो कागजी नोट होते हैं उनकी विधि मान्यता क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। ठीक है, तो इस तरह से लिमिटेड और अनलिमिटेड क्या होते हैं, आपके लीगल टेंडर होते हैं। अब इस पे एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से यूपीएससी ने आपका बनाया था। ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी 2018 का ये क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है, 2018। अब बोलो कि जैसे लोग कुछ कहते हैं कि हम इन बेसिक को डिस्कस नहीं करते, इनका कोई मतलब नहीं होता है आपका। ठीक है, तो भैया क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बेसिक पढ़ाओगे नहीं, वही एग्जाम में आता है, तो सॉल्व कहां से होगा क्वेश्चन? इसका आंसर दीजिए, क्या होगा? यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर? कौन सा स्टेटमेंट लीगल टेंडर को एक्चुअली क्या करता है, यहां पे परिभाषित करता है? बताओ भाई। तो आंसर होगा आपका इसका बी, बी होगा आंसर। द मनी विच अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्सन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट, ठीक है, ऑफ हिज क्लेम्स, वह पैसा जो एक लेनदार अपने दावों को निपटान में स्वीकार करने के लिए क्या होता है, आपका मजबूर होता है। वो अगर जो उसके जो दावे हैं किसी के ऊपर, तो अगर जो वो लीगल टेंडर मनी कोई दे रहा है तो मजबूर है, वो एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा तो वो एक तरह का अपराध कर रहा है। तो आंसर होगा आपका बी। यही तो चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि जिसमें आपका डेट पे किया जा सके उसी को हम कहते हैं लीगल टेंडर मनी। और इफ एनीवन रिफ्यूजिंग टू टेक पेमेंट इन द लीगल टेंडर मनी, तब वो क्या करता है, आपका एक तरह का अपराध कमिट करता है वहां पे, अगर जो रिफ्यूज करता है पेमेंट को लेने में। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? ओके, तो आज हमने ये देख लिया आपका, ये दो टाइप ऑफ मनी हमने क्या किया, देख लिया। ठीक, पहला ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के आधार पे, दूसरा विधि मान्यता के आधार पे। लिमिटेड और अनलिमिटेड, सिक्के लिमिटेड होते हैं और मौद्रिक इकाई क्या है, अरे मॉनेटरी यूनिट, जैसे आप रुपया है आपका मॉनेटरी यूनिट है। अब ऑन द बेसिस ऑफ आंतरिक इंट्रिंसिक वैल्यू, उसके आधार पर हमें देखना है। अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। हाँ, लिखा तो बोर्ड पे आपका 10th क्लास है, लेकिन एक्चुअली हम लोग 12th स्टार्ट कर चुके हैं। आज 12th आपका औपचारिक रूप से शुरू हो गया है। और मनी और बैंकिंग जो तीसरा चैप्टर है 12th एनसीईआरटी, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो समष्टि अर्थशास्त्र का तीसरा चैप्टर है, मनी और बैंकिंग, वो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। मनी और बैंकिंग पढ़ाने के बाद समष्टि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मैं सीधे आऊंगा, फिर पहला, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, फिर आगे चौथा पांचवा आपका होगा। तो आज किसी को कोई समस्या अभी तक तो नहीं है, तो फिर हम लोग आज की क्लास को बंद करते हैं।